हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर की नीड, आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। इस सीरीज में एग्जाम के पहले तक मैं आपको चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं कराऊंगा। एक बात ध्यान से समझ लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, उनके आंसर्स भी बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन हमारी वीडियो का अपना एक पैटर्न है। मैं जब भी आपको क्वेश्चंस कराता हूं तो मैं क्वेश्चंस के एकदम बेस तक ले जाना चाहता हूं, ताकि आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझें और चैप्टर को पूरी तरह से अपनी ज़हन में रखें। क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आंसर्स तो तकरीबन हर जगह अवेलेबल हैं। बहुत सारी गाइड्स हैं, एग्जाम्पलर्स के बुक जो है उसमें हैं, या बहुत सारे वीडियोस हैं। तो मैं एक बात बड़ी अच्छी तरह से आपको समझाना चाहता हूं कि जब हमारे वीडियो को आप देखें या ऑडियो सुने तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुने, क्योंकि आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द टॉपिक दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड दैट क्वेश्चन। तो हम चैप्टर वाइज एक एक करके इन क्वेश्चंस को कराएंगे। आप भी जानते हैं एग्जाम्पलर्स में बहुत सवाल नहीं हैं, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। जरूरी नहीं है कि वही सवाल आ जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है कि उस पैटर्न का सवाल आ जाए। अब उस पैटर्न का सवाल आएगा तो जाहिर है आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के पीछे वाले सारे होंगे तो आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। इसी कोशिश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। टॉपिक यानी ये चैप्टर है हमारा, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी 12 की एनसीईआरटी को लेकर हम पहले शुरू कर रहे हैं। तो इस टॉपिक का जो पहला सवाल है वो यूं है, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें आपको इनकरेक्ट चूज करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, क्योंकि इस तरह के पैटर्न में 2 चीजें नजर आती हैं। कई बार लिखा होता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और कई बार लिखा होता है चूज द करेक्ट। तो जब आपसे कहा जा रहा है चूज द इनकरेक्ट, तो जाहिर है 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उन 4 में से 3 जो होंगे वो सही होंगे और 1 जो होगा वो गलत होगा। इस पे एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी छोटी सी गलती दिखती है कभी कभी कि हम पढ़ते हैं इनकरेक्ट और करेक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। खैर, पहला ऑप्शन है, इन बर्ड्स एंड मैमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यस, इट्स अ राइट। जैसे ही हमारे यहाँ एनिमल किंगडम में हम रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल में बाइफरकेट होते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज मिला, and that is fertilization is internal। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने के बाद बर्ड्स में शेल्ड एग का मतलब क्लिडोइक एग निकलता है, और मैमल्स में तो फर्टिलाइजेशन के साथ साथ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होता है। उस लिहाज से ये स्टेटमेंट सही है कि बर्ड्स और मैमल्स में सभी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। सेकेंड ऑप्शन, कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। कोलेस्ट्रम हम कहते हैं माँ के फर्स्ट मिल्क को। जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारी माँ से, मैमरी ग्लैंड से गाढ़ा पीला चिपचिपा जो मिल्क सिक्रीशन निकलता है उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि इट कंटेन्स मिनरल्स एंड जो न्यूट्रिटिव कंटेंट हैं वो तो हैं ही, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें कुछ एंटीबॉडीज पाई जाती है।
अगर एंटीबॉडीज का ध्यान हो आपको तो इट कंटेन्स इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होती है वो सिक्रीटरी एंटीबॉडी कहलाती है और यूजुअली जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं तकरीबन सभी में पाई जाती है और दैट विल प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न बेबी। तो इस लिहाज से सेकेंड ऑप्शन भी सही है कि कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। थर्ड ऑप्शन, पॉलीस्पर्मी इन द मैमल इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन द एग सरफेस। जाहिर है फर्टिलाइजेशन के समय एक ओवा के अंदर एक ही स्पर्म इंटर करता है ह्यूमन बींग्स में। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस दूसरे जानवरों में हैं, ह्यूमन में नहीं है, जहां एक से ज्यादा स्पर्म इंटर कर जाते हैं। जब किसी एक ओवा में एक से ज्यादा स्पर्म इंटर करता है तो उसे हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि कई सारे स्पर्म अगर इंटर कर जाएंगे तो सभी के सभी ओवा को फर्टिलाइज करेंगे, तब तो प्लॉइडी काफी चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जहां पॉलीस्पर्मी होता है एंट्री जरूर एक से ज्यादा स्पर्म की ओवा में होती है, लेकिन फाइनली फर्टिलाइजेशन एक ही स्पर्म करता है। लेकिन ह्यूमन के केस में बात अलग है, एक ओवा में एक ही स्पर्म इंटर करता है, दूसरा स्पर्म इंटर नहीं कर पाता। होता कैसे है? स्पर्म जैसे ही जोना पेलोसिडा, अंडे के चारों तरफ एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो सेकेंडरी oocyte ही रिलीज करता है। जैसे ही स्पर्म जोना पेलोसिडा के कांटेक्ट में आता है तो जैसे ही जोना पेलोसिडा के कांटेक्ट में आया तुरंत उस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं और इस चेंजेस इस तरह से हो जाते हैं कि फर्दर कोई नया स्पर्म उसमें एंट्री नहीं कर पाता। अब वो स्टेप्स आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो जोना पेलोसिडा की लेयर है दैट विल चेंज इनटू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एंड दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म। जबकि इस ऑप्शन में कहा गया पॉलीस्पर्मी इन द मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंज इन द एग सरफेस। एग सरफेस नहीं है, एग सरफेस के ऊपर एक दूसरी लेयर पाई जाती है जोना पेलोसिडा। तो इस लिहाज से गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो लगता तो यही है कि सी ऑप्शन होना चाहिए, बट चारों ऑप्शन जरूर पढ़ लें। अगला ऑप्शन है, इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हमारे ह्यूमन फीमेल में इम्प्लांटेशन कहलाता है एम्ब्रियो का यूट्रस की इंडोमेट्रियम से अटैच हो जाना। तकरीबन 7वें दिन शुरू होता है। बिल्कुल सही बात है सर, फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन वो यूट्रस में इंटर करता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है। 7th day this blastocyst comes in the contact of the uterus wall and starts implantation। और अगले 3 से 4 दिनों में वो उसी यूट्रस इंडोमेट्रियम में धंसना शुरू होता है, यानी 7वें दिन से शुरू होता है और 10th या 11th डे तक आते आते इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। इस लिहाज से स्टेटमेंट सही है। तो जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो थर्ड स्टेटमेंट जिसमें कहा गया पॉलीस्पर्मी इन द मैमल इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन द एग सरफेस, सर ये गलत है। यस, ये था हमारा पहला सवाल। आपने ये देखा कि सर क्वेश्चन का आंसर तो सी है, बहुत सारे लोग को पता होगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहता था कि चारों ऑप्शंस आपको समझ में आए, इसीलिए मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा समय निकाल करके और प्रॉपरली हमारे ऑडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि जरूरी नहीं है यही सवाल आए। हाँ, इसके कोई ऑप्शंस, इस ऑप्शन के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लेकर नए सवाल फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये सवाल पहले क्वेश्चन जैसा ही है, वहां पे कहा गया था चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहां कहा गया इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताएं। तो जाहिर है 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। पहला ऑप्शन है हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन ट्रिगर्स ओव्यूलेटरी सर्ज। मीन्स जब ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ओव्यूलेटरी सर्ज होता है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का अंदाजा हो तो जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करने लगता है तो फॉलिकल जब ग्रो करके मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बना लेता है उस समय ईस्ट्रोजन का लेवल पीक पर होता है। तो इसीलिए फॉलिकुलर ग्रोथ के दौरान एलएच का लेवल ज्यादा नहीं होता।
लेकिन जैसे ही मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, ईस्ट्रोजन का लेवल पीक पे चला जाता है और पीक पे जाते ही वो एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए स्टिमुलस का काम करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा LH रिलीज हो ताकि ओवल्यूशन करा सकें। तो स्टेटमेंट सही है, जब तक ईस्ट्रोजन का पीक लेवल नहीं आएगा तब तक ओवल्यूटरी सर्ज नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है Ogonial cells start to proliferate and give rise to functional ova in the regular cycle from the puberty onwards. जो ओगोनियल सेल्स होती हैं फीमेल ओवरी में होती हैं, कहा जा रहा है इट गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन द रेगुलर साइकिल फ्रॉम द प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। सर oogenesis पूरी तब होती है जब फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आप गैमेटोजेनेसिस के स्टेप्स को ध्यान रखें कि सर वो जो सेकेंडरी oocyte है वो वहीं रुक जाता है, वो इंतजार करता है कि जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तब तक फंक्शनल ओवा नहीं बन सकता। और रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है तो वही सेकेंडरी oocyte जहां सेकेंड मियोटिक डिवीजन पूरा नहीं हुआ होता है वही फीमेल मेंस्ट्रुअल ब्लड के रास्ते बाहर आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है कि फंक्शनल ओवा इन द रेगुलर साइकिल नहीं रिलीज होता, वो इमेच्योर ओवा होता है, फंक्शनल नहीं होता। फंक्शनल ओवा या मैच्योर ओवा शब्द का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, इस लिहाज से सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड भी पढ़ लें, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमनिफेरस ट्यूब्यूल आर पुअरली मोटाइल या नॉन मोटाइल। यस, टेस्टिस के अंदर जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है स्पर्मेटोजेनेसिस वहीं होता है, लेकिन जो स्पर्म वहां पर बनते हैं वो बन करते जो बनते हैं सर्टोली सेल के अंदर मैच्योर होते हैं, नरिशमेंट मिलता है, लेकिन वो मोटाइल ज्यादा नहीं होते। फिर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से होता हुआ वो रेटिटेस्टिस पहुंचता है, फिर वासा इफरेंशिया के थ्रू होता हुआ इपीडाइमिस में पहुंचता है जहां पर उसके अंदर मोटेलिटी आ पाती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के जो स्पर्म्स हैं वो तकरीबन नॉन मोटाइल होते हैं। फोर्थ ऑप्शन, प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग पोस्ट ओवल्यूटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आप पढ़ते हैं तो एक लास्ट फेज है जिसे आप नाम देते हो सिक्रीटरी फेज। पहली फेज है दैट इज अ ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी फेज है प्रोलिफरेटिव फेज यानी फॉलिकुलर फेज, तीसरी फेज अगर आप नाम देना चाहें तो ओवल्यूटरी फेज कहिए, और अदरवाइज चौथी फेज है दैट इज अ ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। तो ये अंतिम फेज के दौरान जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है दैट विल सिक्रीट द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अलोंग विद द लेस अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो जाहिर बात है पोस्ट ओवल्यूटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन जिसका आंसर है बी, that is oogonial cells start to proliferate and give rise to functional ova in the regular cycle from the puberty onwards। ये गलत स्टेटमेंट है। मैं हर क्वेश्चन के साथ ये आपको एहसास दिला रहा हूं कि इतनी जल्दबाजी में क्वेश्चन को समझे ना। एग्जाम जब आप दें तब आप बहुत स्पीड में क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हो, समझ रहे हो, तो हड़बड़ी में सिर्फ आंसर जानना आपका उद्देश्य नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बच्चों की सबसे कॉमन बुरी आदत यही है कि वो क्वेश्चन का आंसर जान लेने के बाद कभी उस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को दैन से समझें कि ये अगर आंसर हो गया तो दूसरा आंसर क्यों नहीं हो सकता। जब इस तरह से आप अपने दिमाग में रखेंगे क्वेश्चंस को तो दैट विल गिव अ ग्रेट effort in your studies। Yes, question number 3 है order of the following structure with reference to the male reproductive system। मीन्स 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अन्य 3 से अलग है। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए इस बात को लेकर, क्योंकि किस बिहाफ पे आपको ऑड वन चूज करना है ये दिया नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में न सिर्फ आपको ऑड चूज करना है बल्कि ये भी डिसाइड करना है कि किस बेस पर ये ऑड है। ऑप्शंस, रेटिटेस्टिस, दूसरा ऑप्शन है इपीडाइमिस, तीसरा ऑप्शन है वासा इफरेंशिया,
और चौथा इस्थमस। इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो रेटिटेस्टिस, इपीडाइमिस एंड वार्सा इफरेंशिया, ये तीनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसी के पार्ट हैं। रेटिटेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म पहले इसी में पहुंचते हैं। फिर वासा इफरेंशिया वो पार्ट है जहां से टेस्टिस से बाहर आते हैं, और एपिडाइमिस वो पार्ट है जहां पर स्पर्म्स फंक्शनली मैच्योर होते हैं। लेकिन जो इस्थमस पार्ट कहा जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन, इट्स ए पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है उसके तीन पार्ट थे। सबसे पहला पार्ट एक फनल लाइक है, इन्फंडिबुलम, दूसरा पार्ट एम्पुला, और तीसरा पार्ट इस्थमस। इस्थमस कहीं भी इस्तेमाल होता हो, इसका मतलब होता है जोड़ना, किसी दो चीजों को जोड़ता है। अगर आपको थॉयराइड याद हो तो थॉयराइड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंड बोथ लोब आर इंटरकनेक्टेड बाय इस्थमस। वैसे यहां पर भी एम्पुला पार्ट को यूट्रस से जोड़ के रखता है इस्थमस। आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, आंसर इज द डी। यही बात इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान देनी होती है कि किसे किस आधार पे अलग करना है। तो जब तक आप चारों ऑप्शंस पे नजर नहीं दौड़ाओगे तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। आंसर इज डी, इस्थमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, seminal plasma, the fluid part of the semen is contributed by। सेमिनल प्लाज्मा कह लें या सिर्फ सीमेन कह लें, क्योंकि उसमें फ्लूइड पार्ट होता है इसलिए प्लाज्मा कह दिया जाता है। कई जगह पर प्लाज्मा शब्द का प्रयोग होता है जस्ट रिप्रेजेंट द फ्लूइड पार्ट। तो वही बात क्वेश्चन में भी लिख दी गई है, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई। कॉन्ट्रीब्यूट करता कौन है? इसमें पहला ऑप्शन है दैट इज जो दिया गया है सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट, तीसरा यूरेथ्रा और चौथा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक्चुअली इनमें से जो 4 नाम दिए गए हैं इनमें से 3 नाम असेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं। जैसे सेमिनल वेसिकल इज अ पेयर्ड ग्लैंड बट प्रोस्टेट इज अनपेयर्ड, 4 to 5 लोब्ड होती है, कंफ्यूजन मत रखिएगा, प्रोस्टेट अनपेयर्ड है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसे आप दूसरा नाम चाहें तो काउपर्स ग्लैंड भी कह सकते हैं, ये भी पेयर्ड है। ये तीनों ग्लैंड मिल करके दैट विल कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। इसमें भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सेमिनल वेसिकल का है, दैट विल कंट्रीब्यूट नियरली 70% पार्ट ऑफ द सीमेन। फिर प्रोस्टेट का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 20 to 30% पार्ट है। इसके अलावा काउपर्स ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ एपिडाइमिस, वासा डिफरेंस, इन सब का भी कंट्रीब्यूशन दैट इज ट्रेसेस में होता है, यानी ऑलमोस्ट ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज बाय द सेमिनल वेसिकल। तो यूरेथ्रा का कोई पार्ट नहीं इन्वॉल्व होता है, कोई सिक्रीशन इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए आज से सेमिनल वेसिकल इज करेक्ट, प्रोस्टेट इज करेक्ट, बल्बो यूरेथ्रल इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन जो दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फॉर्म। स्पर्मिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो टेस्टिस के अंदर होती है। अगर आप टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के डायग्राम को आप सोच पा रहे हैं तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो लेयर है उसकी जो इनर लेयर है हैविंग 2 टाइप्स ऑफ द सेल। वन इज द स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल्स हैं। सेकेंड वन इज द कॉलुमनर सर्टोली सेल्स, जिसे नर्स सेल भी कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस करता है और स्पर्म्स बनाता है, लेकिन तुरंत स्पर्म जो बनते हैं वो मोटाइल नहीं होते। स्पर्म बनते ही उसका हेड पार्ट सर्टोली सेल के अंदर इन्वेजिनेट हो जाता है, जस्ट इन फेवर टू ऑब्टेन नरिशमेंट, और तब तक उसके साथ चिपका रहता है जब तक उसका नरिशमेंट पूरा ना हो जाए। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसे है जैसे हमारा न्यू बॉर्न बेबी हमारी मां के शरीर से चिपका रहता है फॉर नरिशमेंट। लेकिन जैसे ही इनका नरिशमेंट पूरा हो जाता है ये सर्टोली सेल को छोड़ करके ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आते हैं, फिर ये रेटिटेस्टिस की तरफ मूव करते हैं।
इसी प्रक्रिया को जो ये सेर्टोली सेल को छोड़ करके रेटिटेस्टिस की तरफ मूव करता है सर, उसी को कहते हैं स्पर्मिएशन। सही मायने में स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेर्टोली सेल है। लेकिन क्वेश्चन फिर से देख लें, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेर्टोली सेल का ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। 4 ऑप्शन है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, वासा डिफरेंस, इपिडाइमिस एंड प्रोस्टेट। तो इस लिहाज से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होना चाहिए क्योंकि सेर्टोली सेल इज अ सेल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो दिस इज द आंसर ए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, mature Graafian follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around। जो मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है वो फीमेल ओवरी में बनता है और वो कब बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेप्स का अंदाजा होना चाहिए। जो पहला स्टेप है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दैट्स ए ब्लीडिंग फेज कहते हैं या मेंस्ट्रुअल फेज। ये 3 से 5 दिनों तक की स्टेज होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की गिनती ही हम तब करते हैं जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कहा, किसी फीमेल ने बताया कि फ्रॉम 5th ऑफ जुलाई यानी 5 जुलाई से उसमें ब्लीडिंग शुरू हुई, तो 5 जुलाई आपके कैलेंडर का महीना हो सकता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से दैट द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल। किसी फीमेल ने कहा 22 जुलाई को उसका मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होता है, ब्लीडिंग फेज, तो वो 22 आपके कैलेंडर का डेट हो सकता है, बस मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से दैट द फर्स्ट डे। और ये फेज तब तक चलता है जब तक ब्लीडिंग होती है। तो शुरू के 3 से 5 दिन तक सामान्यतः ब्लीडिंग होती है, वो है मेंस्ट्रुअल फेज। फिर सेकेंड फेज आती है प्रोलिफरेटिव फेज, इसी को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और ये फेज तकरीबन सर 7 दिन से लेकर के सर 10 दिन तक की होती है। तो शुरू के 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद 7 से 10 दिनों तक फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करता है एंड डेवलप इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, 7 और 3 को जोड़ दें तो 10, और 10 और 5 को जोड़ दें तो 15। तो उस लिहाज से तकरीबन मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10वें 11वें दिन से लेकर 15वें या 16वें दिन तक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। तो अब ऑप्शन देख लें आप, 5 to 8 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 11 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 18 to 23 day of the menstrual cycle and 24 to 28 day of the menstrual cycle। I think आंसर मिल गया आपको, 11 to 17 days of the menstrual cycle। Next question number 7, the acrosomal reaction of a sperm occurs due to। अब सवाल है कि पहले हम जाने कि एक्रोसोमल रिएक्शन होती क्या है। इसको जानने के लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को जानना होगा। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म समझ पा रहे हैं तो उसमें हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। जो हेड पार्ट होता है उसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं एक्रोसोम। वैसे भी समझ सकते थे, एक्रो का मतलब होता है टॉप और सोम का मतलब बॉडी, यानी स्पर्म हेड पर होता है। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम। अब आप भी जानते हैं लाइसोसोम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज, तो इसलिए ऐसा याद दिलाया कि एक्रोसोम के अंदर कुछ लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं दैट हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन द ओवा। तो जब हमारा स्पर्म फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है वो ओवा के कांटेक्ट में आता है, एक्चुअली वो ओवा कांटेक्ट में आने से पहले एक सराउंडिंग जोना पेलिसोडा लेयर होती है। तो जैसे ही वो जोना पेलिसोडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, तुरंत जोना पेलिसोडा मेम्ब्रेन कुछ ऐसे चेंजेस करती है ताकि दूसरा स्पर्म एंट्री ना कर पाए। और जब ये एश्योर हो जाता है कि जो स्पर्म सबसे पहले जोना पेलिसोडा को टच करेगा वही एंट्री करेगा, तो देन द एक्रोसोम्स स्टार्ट टू रिलीज देयर एंजाइम जस्ट टू पेनिट्रेट द ओवा। तो इसका मतलब यही एक्रोसोमल रिएक्शन है कि एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनका रिलीज होना, और रिलीज होकर के वो कोशिश करता है अंदर जाने की।
बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो नाम जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इन जनरल हम एक्रोसोमल एंजाइम कह देते हैं। इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे स्पर्म लाइसिन है, हाइलुरोनिडेज है और न्यूराअमीनिडेज है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्रोसोमल एंजाइम भी ध्यान रखें तो बात पूरी समझ में आ सकती है। तो अब क्वेश्चंस को फिर से देखें। एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म अकर्स ड्यू टू, यानी होती कब है। पहला ऑप्शन है इट कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलिसिडा ऑफ ओवा, राइट। यही बात तो हम लोग ने अभी कही कि जैसे ही हमारा स्पर्म जोना पेलिसिडा के कांटेक्ट में आता है सर एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो जाती है। आई होप आंसर यही होना चाहिए, बट अन्य ऑप्शन भी देखें। रिएक्शंस विद इन द यूट्राइन एनवायरमेंट ऑफ द फीमेल, नहीं सर, ये यूट्राइन एनवायरमेंट ऑफ फीमेल में जो रिएक्शन होती है उसे एक्रोसोमल नहीं कहते, उसे कैपेसिटेशन कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है रिएक्शंस विद इन इपिंडाइमल एनवायरमेंट ऑफ द मेल। इपिंडाइमल एनवायरमेंट ऑफ द मेल के अंदर स्पर्म का फंक्शनल मैचुरेशन होता है, वो एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है एंड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस। एंड्रोजन यूट्रस के अंदर कोई बहुत रिमार्केबल चेंज नहीं कराता, इसलिए वो भी ये आंसर नहीं हो सकता। तो यस, आंसर शुड बी द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल असेसरी ग्लैंड। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना आपको है कौन सा इनमें से मेल असेसरी ग्लैंड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सेमिनल वेसिकल, सेकेंड ऑप्शन एम्पुला, थर्ड ऑप्शन प्रोस्टेट एंड फोर्थ ऑप्शन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इस लिहाज से आप देखें तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये पीछे भी एक क्वेश्चन के ऑप्शन में आया था, आप चेक करेंगे तो यू विल सी द ऑप्शन जहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4 में था। तो आपने वहीं पढ़ा कि ये तीनों जो हैं हमारे मेल असेसरी ग्लैंड हैं। यस, आंसर इज द बी, एम्पुला। एम्पुला फेलोपियन ट्यूब का सेकेंड पार्ट है, मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जहां पर फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इस जगह पर एनसीईआरटी ने करेक्शन भी किया है। किसी के पास अगर पुरानी एनसीईआरटी होगी तो वहां लिखा होगा फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, लेकिन अब एनसीईआरटी में वो करेक्ट हो गई है बात, फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी एम्पुला में ही सबसे ज्यादा होती है। लेकिन मैं ये श्योरेंस सर्टेन नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, चांसेस ज्यादा हैं, नहीं तो फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में कहीं भी हो सकता है। तो इस लिहाज से आंसर इज द बी, एम्पुला, क्योंकि पूछा गया था कौन सी मेल असेसरी ग्लैंड नहीं है, तो एम्पुला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द इमेच्योर मेल जर्म सेल अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो इमेच्योर जर्म सेल है वो एक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया से स्पर्म बनाता है। चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू एवर, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, उस आधार पे 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। ध्यान रखिएगा, कई बार चूज द इनकरेक्ट वन होता है और कई बार चूज द करेक्ट वन होता है, तो यहां पे आपको करेक्ट वन चूज करना है। पहला ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम्स एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। ये सही है, स्पर्मेटोगोनिया को हम स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड होता है, लेकिन हमेशा मियोटिक सेल डिवीजन करता है ऐसा नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया जो हमारे टेस्टिस में हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया जो सिर्फ माइटोसिस करता है और लगातार हमारे स्पर्मेटोगोनिया की संख्या बढ़ा लेता है, और इसीलिए जो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन है ये पूरी जिंदगी चलता रहता है, and this is the only responsible for the spermatogenesis all along the life of male। ऐसा फीमेल में नहीं होता, लेकिन कुछ स्पर्मेटोगोनिया कॉन्टिन्यूअसली मियोटिक डिवीजन करते हैं। तो यहां लिखा गया है कि सर ऑलवेज अंडरगो मियोटिक डिवीजन, तो गलत है, कुछ माइटोसिस करते हैं और कुछ मियोसिस करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय द माइटोटिक सेल डिवीजन, सर गलत है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो डिवाइड बाय द मियोटिक सेल डिवीजन। वो मियोसिस जब पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूरा करेंगे तो बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब पूरा करेंगे तो बनाएंगे स्पर्मेटेड। तो इस लिहाज से सेकेंड ऑप्शन भी गलत है।
Third option, secondary spermatocyte has an 23 chromosome and undergo the second meiotic division. Yes, it's right. जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो हैप्लॉइड है. इसका फॉर्मेशन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन. तो स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दोनों डिप्लॉयड हैं. जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन पूरा हो जाएगा तब हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और वही सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में आगे प्रोसीड करेगा, जिससे आगे चल के हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनेंगे और वही स्पर्मेटिड आगे चल करके स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से वो आगे बढ़ करके स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं. तो आंसर इज सी, क्योंकि सही चूज करना था. वैसे चौथा ऑप्शन भी चेक कर लें. स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटिड. सर ये स्टेटमेंट ही गलत लिखा हुआ है. स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड में नहीं कन्वर्ट होते. स्पर्मेटिड जो विदाउट टेल्ड स्पर्म है एंड दैट चेंज मॉर्फोलॉजिकली टू फॉर्म अ टेल्ड स्पर्म, उसी को हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं. स्पर्मेटिड तो मियोसिस पूरा होने के बाद एक नॉर्मल हैप्लॉइड सेल की तरह नजर आती है. फिर उसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल चेंजेस होते हैं जिससे एक टिपिकल टेल्ड स्पर्म के फॉर्म में नजर आता है. उसी को हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहते हैं. यस, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस हुए. एक्चुअली इस जगह एग्जाम्पलर में 18 क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक बार में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन की संख्या आपको नहीं देना चाहता हूं बहुत ज्यादा. मैं क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर्स हम डिक्टेट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं और मैं बहुत ज्यादा समय भी आपका नहीं लेना चाहता हूं. लेकिन मैं कोशिश करूंगा हर दिन या एक दिन के अंतराल पे मैं ऐसी वीडियो आपको डालता रहूं. लेकिन मैं ये बार बार आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि आप वीडियोस को बहुत ध्यान से सुने, ऑडियोज को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, अगर आपने चैप्टर प्रिपेयर कर रखा है तो उस क्वेश्चंस के साथ, हमारे डिक्टेशन के साथ आप अपनी नॉलेज को कोरिलेट करें. अगर आप ऐसा कर ले जाएंगे तो क्वेश्चंस के अंदर आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बेहद ज्यादा बढ़ जाएगी. चाहे वो नया क्वेश्चन आएगा या इसी तरह का कोई सवाल होगा तो आप बेहतर कर पाएंगे. ऐसे क्विक्स जो आप लोग टेक्निक अपनाते हो कि क्वेश्चन देखते ही आंसर करें, इनसे प्लीज आप दूर रहें. ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जान लेने से, आंसर कर देने से या ढेर सारी क्वेश्चन की संख्या कर लेने से कोई बहुत बेनिफिट नहीं होता. क्योंकि अक्सर होता ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने आज 300 सवाल किए, मैंने 400 सवाल किए. इट डजंट मैटर. इंपॉर्टेंट है कि आप मित्र 40 सवाल भी अगर करते हैं तो उन 40 सवाल में कितना बढ़िया आपने उन ऑप्शंस को पढ़ा और कितना आप क्वेश्चंस के अंदर पेनिट्रेट कर पाए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये बात जो मैंने आपसे कही है ये सभी सब्जेक्ट्स पे लागू होती है. एक्चुअली हमारी मेडिकल फील्ड में जब बच्चा प्रिपरेशन करता है तो उसके दिमाग में पता नहीं कहां से ये फिल हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ. सर क्वेश्चन चाहे जितने ज्यादा लगाइए, अगर समझ के आप नहीं लगाएंगे तो अगर एक चैप्टर में 1000 सवाल भी करते हैं तो सर उसका कोई बेनिफिट नहीं है. आप सिर्फ अगर 100 सवाल करते हैं या 60 सवाल करते हैं लेकिन समझ के करते हैं तो वो 60 सवाल आपके 1000 सवाल से बेहतर हैं. इस बात को जरूर ध्यान दें, क्योंकि बार बार मैंने ये देखा है अपने करियर में, क्योंकि 20 साल का अपने करियर में मैं ये देख पाता हूं कि बच्चा बहुत शॉर्टकट अपनाता है. हर जगह वो शॉर्टकट और ऐसे वॉल्यूम को बनाना चाहता है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके कि मैंने इतने क्वेश्चंस किए. सर वॉल्यूम क्वेश्चंस का मत बनाइए. सर क्वेश्चंस के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो थॉट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका वॉल्यूम बनाइए. क्वेश्चन की संख्या इंपॉर्टेंट नहीं होती है. तो यस, मैं चाहूंगा कि स्टे कनेक्टेड विद अस एंड एज पॉसिबल आई विल हेल्प यू टिल द एग्जामिनेशन. गुड लक टू ऑल ऑफ यू.